हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जान गए थे क्या होता है। जहाँ तक कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट नंबर बेसिकली आपका z बार से डिनोट किया जाता है, और वो होता क्या है उसको अगर थोड़ा सा हम समझे तो वो एक मिरर इमेज होता है z का। दैट इज z बार इज बेसिकली जस्ट मिरर इमेज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, ये था कि हमने उसको विजुअलाइज नहीं किया था कि कैसे वो होता है ऐसा। तो मैंने बताया था कि आर्गेन प्लेन जब हम करेंगे तो उसमें हम समझ जाएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तब हमें पता है कि z इनवर्स क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास z इनवर्स हमको पता है z जो है वो a प्लस आयोटा बी होता है। z होता है a प्लस आयोटा बी। तो z इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/z या 1/a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि z इनवर्स को हम a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, तो a माइनस आयोटा b। अच्छा, तो आपको यहां तक तो समझ आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि z बार क्या होता है। z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ z। z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ z ना। इफ वी हैव z एज a प्लस आयोटा b, then you all know z bar is just a minus आयोटा बी, इट इज z बार। तो क्या आपको ये जो ऊपर का टर्म दिख रहा है a माइनस आयोटा बी, ये क्या z बार है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है अगर कोई z a प्लस आयोटा बी है तो इसके लिए हम मॉडुलस निकालते थे, जिसको हम मोड z से बोलते थे। क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अगर हम मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर करें तो क्या ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। सिर्फ मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर अगर मैं करना चाहूं तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अब आप कंपेयर करिए, क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है ना। तो इससे एक आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है कि z इनवर्स जो होता है z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। ओके, अब इसी आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी डिराइव होती है। तो सिंपल है, z इनवर्स को आप 1/z लिख सकते हैं। दैट इज, यहां पे बता देता हूं, ये सब चीजें आपको नोट डाउन करना है। ये रफ है इधर और इधर रफ कर रहा हूं, इसको भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको समझ आ गया, z इनवर्स को 1/z लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये z बार अपॉन मोड ऑफ z का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो z स्क्वायर उधर चला गया, इसमें क्या बच्चे जैसी चीज़ है बता रहा हूँ, बट स्टिल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही। ओके, अब ऐसे ही कुछ और आइडेंटिटीज हैं जिसको हम ऐसे नहीं करेंगे, डेराइव नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। एक का समझ गए ना, आप खुद से बाकी सारे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मोड ऑफ z1 करते हैं, यानी कोई z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकालते हैं, और फिर कोई z2 कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉडुलस निकालते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो वो ये मैंने ना, ये मोड z1 मोड z2 बराबर नहीं है, ये ना कुछ मोड अंदर है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया, ये नहीं रहेगा। चलिए मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये मोड ऑफ z1 इंटू z2 है। ओके, और ये बराबर है z1 इंटू z2। ठीक है, ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं कि कोई z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप उसका पहले क्या करते हैं, z1 इंटू z2 करते हैं, यानी प्रोडक्ट निकालते हैं। अब जो प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको पता है कि कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा z3, तो ऑब्वियसली z1 इंटू z2 एक प्रोडक्ट है, तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी तो आप मॉडुलस निकाल सकते हैं ना। तो अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका मॉडुलस निकालते हैं, यानी मॉडुलस निकालते हैं, वो बराबर होगा
कि आप एक काम करिए, पहले Z1 का मॉडुलस अलग से निकाल लीजिए और Z2 का अलग से निकाल लीजिए मॉडुलस, और उन दोनों का प्रोडक्ट को आप लिखिए, दोनों बराबर होंगे, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा बराबर होगा इसके। समझ रहे हैं ना? ठीक है। सिमिलरली Z1 बाई Z2 को पहले आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसका मॉडुलस निकालते हैं, वो बराबर होगा कि आप सेपरेट क्या करिए, Z1 का मॉडुलस निकालिए और Z2 का मॉडुलस निकालिए और उसको डिवाइड कर लीजिए उसके। ओके, एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हमेशा से आप देखते होंगे कहीं पे भी P बाई Q में कोई फॉर्मेट होता था तो उसमें प्रोवाइड करते थे हम, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एक टाइम अब कुछ देर अब इसके बाद मैं नहीं बताऊँगा, इस चैप्टर में तो एटलीस्ट नहीं बताऊँगा। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर आप देते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कोई x नंबर है और उसको अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड, दैट इज़ कि आपको खुद ही नहीं पता। अच्छा, इन्फिनिटी में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो बड़ी नंबर, कोई इन्फिनिटी कोई बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ठीक है, हो सकता है कई जगह आप देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कई जगह आप इन्फिनिटी को हम एज अ वेरी मैसिव नंबर में भी उसको मतलब उसको समझते हैं। लेकिन सच बताऊं तो इन्फिनिटी कोई मतलब पता नहीं क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली। इन्फिनिटी को आप ऐसे समझिए कि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको आप नहीं जानते हैं क्या है वो। तो इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड है, तो आप अनडिफाइंड को कुछ भी ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कई जगह अक्सर लोग x बाई 0 इन्फिनिटी होता है। मैंने क्यों इन्फिनिटी को ये भी बोला कि कई बार लोग क्या करते हैं, कई जगह क्वेश्चन में इन्फिनिटी को मैसिव नंबर लेते हैं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे x बाई इन्फिनिटी अगर कोई करता हूँ मैं इसको 0 लिखता हूँ। क्यों 0 लिखता हूँ? क्योंकि मैं मानता हूँ x कोई नंबर है, उसको इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी कोई बहुत बड़े मैसिव नंबर से डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली वो बहुत ही छोटा आउटपुट आएगा, दैट आउटपुट बहुत छोटा आएगा, यानी मे बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आएगा, ऐसा मान लेता हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो इन्फिनिटी कोई बहुत बड़ा मैसिव नंबर नहीं है। इट इज़ जस्ट कि ये इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो आप नहीं जानते। तो वो ऐसा नंबर क्या है, मतलब आप इसको अपना ऐसे फील लीजिए कि वो भगवान ही जानते होंगे क्या है। अब भगवान की बात आप कैसे जान सकते हैं, तो ऐसे फील ले सकते हैं। एनीवे, लेकिन ध्यान रखिएगा कई जगह आप क्वेश्चन करेंगे या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कहीं अगर ऐसा आया तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इन्फिनिटी को एज अ मैसिव नंबर, बड़ा नंबर माना गया है, कुछ ऐसा उसके लिए फीलिंग लाई, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फीलिंग लाई गई है कि मैसिव नंबर है, तो वो बाद में मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज इन्फिनिटी क्या है, रियल फीलिंग मैंने आपको दी है। एनीवे, कम बैक टू और चैप्टर। तो ये आप समझ गए, Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, होल का पहले प्रोडक्ट निकालिए, उसका कॉन्जुगेट जो है वो बराबर होगा कि पहले आप Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, फिर Z2 को अलग से कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए उसकी। सिंपली आप ऐसे देख लीजिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग पहले कर लीजिए और होल का कॉन्जुगेट सेपरेट एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बराबर है। यहाँ पे भी Z2 0 के बराबर नहीं, ये सब आप खुद देख सकते हैं। अब मैंने समझा दिया था, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट है ना, ये पूरा होल का कॉन्जुगेट है, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट के बराबर है। ये होल है, Z1 बाई Z2 को डिवाइड किया और उसका कॉन्जुगेट लिया है मैंने, ये बराबर है Z1 को कॉन्जुगेट लीजिए और Z2 का कॉन्जुगेट लीजिए, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए उसके। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। अच्छा, ये अगर Z है, मैं इसको बोल सकता हूँ ना Z है, तो हमें क्या निकालना है, Z इनवर्स, यही तो फाइंड आउट करना है। तो आप तो Z इनवर्स बड़े प्यार से निकाल सकते हैं ना। Z इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता था ना। ओके अच्छा, ये जो होता था, ये ध्यान रखिए, ये कब होता था, जब Z हमारा A प्लस आयोटा B के फॉर्मेट में होता था, यानी प्लस में था। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें कंडीशन याद करना बहुत ज़रूरी होता है, याद समझना ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे तो A माइनस B आयोटा के फॉर्मेट में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको A प्लस B आयोटा के फॉर्मेट में ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस -3 आयोटा, हो गया ना, A प्लस B आयोटा, वेयर B इज माइनस। इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम B माइनस में ला रहे हैं, क्योंकि ये जो Z इनवर्स का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो इस फॉर्मेट के लिए है।
अगर a माइनस आयोटा बी का z इनवर्स ऑलरेडी निकाल लिया होता तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। तो अगर a माइनस आयोटा बी का आपके पास z इनवर्स का फॉर्मूला होता, उसमें आपको b को माइनस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये प्लस आयोटा बी के लिए है, तो आप इसको उस फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो यहाँ पे b जो आएगा नेगेटिव आ जाएगा। एनीवे, तो आप इसको तो z इनवर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन क्योंकि आपको कुछ देर पहले हमने एक वो किया है, आइडेंटिटी हमने किया है, तो उसमें क्या था, z इनवर्स इक्वल टू z बार अपॉन मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो या तो आप इसको इस फॉर्मूले से कर लीजिए या इससे कर लीजिए, आप क्या चाहते हैं, मैं दोनों से करूं? चलिए मैं दोनों से कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको कर देता हूं, आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो अब पहले इस वाले से कर लेते हैं। तो आपको पता है z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z क्या था, 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना। तो z बार क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा। नाउ मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, सॉरी इसका नहीं, आप कभी इसका गलती से मत ले लेना, ये मोड z है, सॉरी बार z है, मॉडुलस ऑफ z के a और b का स्क्वायर होता है। ओके, इस मोड z के लिए भी ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने मोड z निकाला था ना, a प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट के लिए निकाला था। जितने भी फॉर्मूले मैंने मेंशन किया है कि कौन, देखिए आपको अगर लास्ट वीडियोस में, इससे पहले जो भी मैंने बताया, जितने फॉर्मूले बताए उसकी फॉर्मेट बताया है मैंने, ध्यान रखिएगा। अगर भूल जाएंगे या ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। एनीवे, ये जो है z का मॉडुलस ऑफ z a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट के लिए था, तो इसमें भी हम इस फॉर्मेट पे करेंगे a प्लस आयोटा b। तो b क्या है, माइनस ऑफ 3, यहाँ पे b को माइनस 3 लेना होगा, क्योंकि हमें फॉर्मेट याद करना होता है कि फॉर्मूला का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मेट के लिए है। ओके, वैसे अगर आप इसमें फॉर्मेट ना भी समझे तो भी स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का, नेगेटिव का तो या पॉजिटिव गलती भी ले लेते हैं तो भी वो सेम ही आना रिजल्ट, बट आपको सही चीज़ जानना जरूरी है। एनीवे, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b इज माइनस 3 ओवर हेयर। ओके, हेंस दिस इज रूट 13। तो रूट 13 z इनवर्स क्या होता है, बार ऑफ z यानी z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z क्या है, रूट 13 है ना, ये रूट 13 है, इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर है। ओके, और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ 13 का स्क्वायर। तो ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है ये, प्लस 3 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर, और आयोटा तो जाएगा ही ना, ठीक है। तो ये रूट 13 का स्क्वायर, इसको आप 2/13 लिख सकते हैं, 13 का रूट, इसको चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 13 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा बोल लीजिए अपॉन 13, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे करा, नाउ इस फॉर्मेट से करता हूँ, इस फॉर्मेट से आप करेंगे तो भी आप देखिए a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा माइनस बी, तो माइनस पहले लगाया और b खुद माइनस 3 है तो माइनस बी हो गया। ओके, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, सेम आंसर आया। कैसे भी करिए, या आइडेंटिटी से कर लीजिए या आपको z इनवर्स का फॉर्मूला पता है उससे कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 100। रूट 2 आयोटा बाहर है, आयोटा बाहर है, ध्यान रखें आयोटा बाहर है। तो इसको हम कर सकते हैं कैसे, रैशनलाइज करेंगे ना। ये क्या कर रहे हैं हम, ये रैशनलाइज कर दिया हमने। रैशनलाइज करना आपको पता है, ओके, पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, जिनको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ, जो भी डिनोमिनेटर हो आपका, उस डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दीजिए। ये माइनस है ना, यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। साइन चेंज कर दिया और ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, उसको ऊपर भी उससे प्लस से मल्टीप्लाई करिए, प्लस करने के बाद, और नीचे भी प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। तो सिंपल है ना, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप तो आराम से कर सकते हैं ना। कोई z1 इंटू Z2 है, अगर इसको आप पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z1,
और इस पूरे को कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z2। तो उसको करना आता है ना, बार बार मैं एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। अब तो आपको आप सीख गए हैं काफ़ी, नहीं सीखे तो आपको रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। एनीवे Z1 इंटू Z2 के लिए आपको पता है ये होता है ए रियल इंटू रियल माइनस इसका इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, एंड आपको बाकी का पता है, नहीं पता तो पीछे की वीडियोस देखिए। हो गया। अपॉन में इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, क्या इसको आप इसको भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, Z1 इंटू Z2 लेके, यानी पूरे होल टर्म को Z1 ले लीजिए और इसको पूरे होल टर्म को Z2 ले लीजिए और ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे ऊपर किया। या तो आप एक काम करिए, आपके पास पीछे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और माइनस Z2 इंटू में प्रोडक्ट में है Z1 प्लस Z2, तो क्या होता था Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमारे पास कंडीशन थी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए थे, है ना। तो मैंने एक इससे पहले के एग्जांपल में आपको बताया था ना कि आप 1 को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में समझ सकते हैं, यानी 1 एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये Z1 है, √2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे Z1 की कॉम्प्लेक्स नंबर इसको मान लीजिए और उसको Z2 मान लीजिए, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। तो आप इसको आप ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं, Z1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, Z2 स्क्वायर यानी माइनस Z2 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, देख लीजिए माइनस इनकॉर्पोरेटेड है, तो इसमें कभी गलती से आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि Z2 की जगह पे माइनस ले लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो माइनस ऑफ Z2 यानी √2 आयोटा का स्क्वायर किया हमने, 1 स्क्वायर माइनस यानी Z1 स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का होल का स्क्वायर, डेट इज Z2 स्क्वायर माइनस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ऑफ Z2 का स्क्वायर। ओके, करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो आप पॉज करके चेक कर लीजिए या खुद सॉल्व करिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आयोटा इनवर्स। इसको क्या कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। तो इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इतना सीख गए। तो आयोटा इनवर्स को आप 1/0 प्लस 1 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको 1/0 प्लस 1 आयोटा लिखेंगे तो आपको पता है ये 1/z है। अगर z को आप ये मान लें तो 1/z है ना, ओके ना। तो z इनवर्स यानी आयोटा इनवर्स आपको निकालना है। अब क्या करेंगे, इसमें आप कंपेयर करेंगे तो a क्या है 0, b क्या है 1, तो आयोटा इनवर्स क्या हो जाएगा a/a² प्लस b² प्लस, आप ये फॉर्मेट जानते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस आयोटा √5 इंटू में 3 माइनस आयोटा √5। आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे आपके पास सामने है। तो इसको तो दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने बताया था कि आप इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, क्योंकि 3 को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूँ। और आयोटा √5 को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, आप लगाइए देखिए। लेकिन मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी यूज़ करके ऐसे एक क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया है ना। मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन की तरह इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आप a इंटू बी माइनस जो भी आपका ये इंटू माइनस में ये इंटू में ये, फिर प्लस आयोटा इसका और इसका प्रोडक्ट, और फिर एडिशन होता है इसके और इसके प्रोडक्ट का। जो भी है आप फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, Z1 किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का क्या होता है। तो इसको वैसे सॉल्व किया, आप देख रहे हैं। ओके, नाउ हमारे पास ये डिफरेंस निकालना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है कि आप क्या करते हैं, इसको एडिशन में ले लेते हैं और माइनस को अंदर भेज देते हैं। अंदर भेजेंगे तो √3 का माइनस √3 हो जाएगा, प्लस आयोटा √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 9 माइनस √5 इंटू माइनस √5 है। माइनस बाहर है और अंदर में क्या है √5 इंटू माइनस √5। तो यहाँ से √5 इंटू माइनस √5 क्या आ जाएगा, -5, सिर्फ -5, और बाहर भी माइनस है तो माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा, +5। तो 9 माइनस -5 क्या हो जाएगा, 9 + 5 यानी 14 प्लस आयोटा। अच्छा, ये 3 इंटू √-5
ये -3√5 है और ये +3√5 है, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इंटू 0 अपॉन, आप जब यहाँ पे लेंगे तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ते हैं, तो √3 -√3 माइनस में है, प्लस आयोटा बाहर लेंगे √2, यही होगा। इसको मैं इधर आंसर लिख देता हूँ, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 14 अपॉन 3 ये 0 हो जाएगा, प्लस 2√2 आयोटा। ओके, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हैं ना। ओके, तो हमारे पास 14/2√2 आयोटा था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 14/2√2 इंटू 1 आयोटा। देखिए, एक सेकंड सोचिए, ठीक है, लिख सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ 1 आयोटा, क्या आयोटा इनवर्स है? अच्छा, इससे पहले हमने आयोटा इनवर्स का क्वेश्चन किया था, तो अब तुम सीधा आयोटा इनवर्स को हम लिख सकते हैं ना, a + b आयोटा के फॉर्मेट में। तो ये आया था, ठीक है, 14/2√2 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 14 को तो -7 आएगा। तो क्या ये a+ आयोटा b, ध्यान रखिए a+ आयोटा b के फॉर्मेट में बोल रहा है, तभी मैंने प्लस लगा के इसको माइनस को अंदर लिया है, ओके, ठीक है। अगर a- आयोटा b बोलता तो मैं कुछ नहीं करता, सीधा क्या करता, बी को, हालांकि a- आयोटा b बोलना सही नहीं है, ऐसे मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, कन्फ्यूज हो जाएंगे आपको। मुझे लगता है वैसे आपको खुद इतनी समझदारी होगी। एनीवे, किसी को ऐसा कुछ लगता है तो मैं एडिशनल बाद में बता दूंगा। a+ आयोटा b है तो ऑब्वियसली हम इसको प्लस के डालेंगे, तो बाकी जो बचा हुआ है उसको अंदर लेंगे, ये तो क्लियर है ना, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, तो ये a+ आयोटा b के फॉर्मेट में आ गया, यही है हमारा आंसर, राइट। अभी हमारा 5 आपका आई थिंक ये 1 है ना, आई थिंक 5.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन है। नाउ अब हम पढ़ेंगे आर्गेंट प्लेन। ओके, आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। फिलहाल हम अभी जो कर रहे हैं आर्गेंट प्लेन के बारे में समझ रहे हैं। अच्छा, आपको बहुत पहले मतलब इससे पहले की क्लास में आपने जब भी पढ़ा होगा, आपको रिप्रेजेंट करना आता है। मान लीजिए आपके पास कोई कोऑर्डिनेट x, y है, तो आप आराम से x, y को रिप्रेजेंट करते थे कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में करते थे ना। तो सिमिलरली जैसे कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था कि ये पहला कोऑर्डिनेट होता था, ये, ठीक है, ये पहला होता था ना, उसके बाद सेकंड था ये क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट इधर था, और दिस वाज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिग्निफिकेंस थी प्लस प्लस, ऑब्वियसली इधर प्लस इधर भी प्लस, प्लस प्लस, और इसकी थी माइनस प्लस माइनस कोमा प्लस। इसका क्या था, प्लस कोमा प्लस, यही था ना, प्लस कोमा प्लस, साइन का बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। प्लस, इस कोऑर्डिनेट में कोई भी कोऑर्डिनेट आप डालते थे तो प्लस प्लस में आता था ना दोनों। इधर क्या आता था, माइनस माइनस, ये माइनस कोमा माइनस का था, सर ये माइनस गलती से बन गया, मैं माइनस कोमा माइनस कहना चाहता हूँ। चलिए आप सुन तो रहे ना, कौन सा माइनस कोमा माइनस है, माइनस कोमा माइनस का था, क्योंकि इधर एक्स भी माइनस था और वाई भी माइनस था। नाउ हियर एक्स पॉजिटिव का था, यानी, और वाई कितना था, क्या था, माइनस का था। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेट, एक्स कोमा वाई हम रिप्रेजेंट करते थे हम कार्टेशियन में। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 4 आयोटा है, सपोज करिए, एग्जाम्पल दूसरा है -2 + 3 आयोटा, एंड थर्ड एग्जाम्पल वी हैव एज 0 + 1 आयोटा, नेक्स्ट we have 2 + 0 iota. So here it is a 2 and 4 is b. So this is also an ordered pair. यहाँ पे 2, 4 का ऑर्डर पेयर हो सकता है, बन रहा है। इस -2 + 3 आयोटा से क्या बन रहा है, -2 और +3 का ऑर्डर्ड पेयर है। 0 + 1 आयोटा से 0, 1 का पेयर बन रहा है, कोऑर्डिनेट बन रहा है। 2, 0 से आपका 2 + 0 आयोटा से ये बन रहा है। नाउ अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2, 4 को, सपोज करिए 2, 4 को, एक्स पे कितना है, 2 है, वाई पे 4 है, ये तो बताने वाली बात नहीं है, मैं खुद रिप्रेजेंट कर लेता हूँ।
ओके, आप देख लीजिए, पॉज करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किया है 0,1 है, ये 0,1 है, ये 2,0 है, और यहाँ पे जो है वो 2,4 है। नाउ अब बात ये आती है कि अगर हमने प्लेन बनाए, जो प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन सिर्फ और सिर्फ या सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी कोऑर्डिनेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए असाइंड है, सारे के सारे पॉइंट, जो भी पॉइंट है सारे के सारे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने उस जितने भी पॉइंट्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने यूज़ किया है, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। तो क्या ये कुछ नया है क्या? नहीं, ये कुछ नया नहीं है, सब पहले का ही है। बस हम मतलब इसको अगर रिप्रेजेंट किया कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, आर्गन प्लेन हो गया। तो अब पढ़ते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ये हो गया आर्गन प्लेन। पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन कुछ बहुत बड़ा नहीं है ऐसा, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। पोलर रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही है कुछ। उसमें क्या है, हम दो चीज़ पढ़ेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ का यूज़ करते हैं हम। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए a प्लस आयोटा b होता है, a प्लस आयोटा b, तो उसमें हम एक तो रिप्रेजेंट करते हैं z। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम पहले मोड z निकालते हैं, ठीक है, जिसको r से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, मॉडुलस है, नाम दे दिया। मेरी मर्जी है, मोड z को मैं r से फिर से नाम दे रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, एक आदमी के दो नाम नहीं होते क्या? तो यहाँ पे दो नाम है, तो आप इसको r बाहर मत कहिएगा, यहाँ पे सब समझाने के लिए r लिया गया है। मोड z ले लीजिए, ऐसे लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है r। मोड z कहाँ कहाँ बार बार ऐसे डंडी दो खींचते रहे, तो सिर्फ मोड z को r ले लिया। एनीवे आगे बढ़ते हैं, कम बैक। तो मोड z r है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, थीटा बताऊंगा थीटा कैसे होता है, कैसे निकलता है। इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। इस थीटा को आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, बस एक आपके डोमेन का डिफरेंस होता है, बता दूंगा। एनीवे, तो आपको थोड़ा सा तो मिल गया। आर और थीटा से हम बेसिकली जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दें, आर और थीटा, आर इज मॉडुलस, आर और थीटा से जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो पोलर रिप्रेजेंटेशन है इसका। समझ आई बात? चलिए ये हम करते हैं। इसी पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे, आपका याद करिए कॉन्जुगेट के बारे में बोला था मैंने कि मिरर इमेज है, दिखाऊंगा कैसे मिरर इमेज होता है, देखिएगा अभी। ओके, थोड़ा सा पोलर रिप्रेजेंटेशन पे जाने से पहले हम कुछ छोटे छोटे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि मॉडुलस दैट इज आर। अच्छा, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई पॉइंट, सपोज करिए x, y है। मैं इस एग्जाम्पल, इस चीज़ को पहले अभी जो इससे जस्ट पहले हमने ग्राफ बनाया था x y का, उसमें भी समझा देता तो ठीक रहता, लेकिन एनीवे थोड़ा सा वो हौच पौच हो जाता, थोड़ा इस पर समझते हैं। ओके, ये x, y एक पॉइंट है। अगर x, y एक पॉइंट है तो, और ये ओरिजिन हमारा O है, तो ऑब्वियसली ये x होगा और ऊपर y है, ये राइट है ना। और P से अगर मैं डिस्टेंस बनाना चाहूँ कि ओरिजिन से P कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या यही है ना। अच्छा, अगर ये x और ये y है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? क्या ये पाइथागोरस से x स्क्वायर y बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर नहीं होगा? होगा ना, यानी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, करेक्ट है ना, होगा ना। और x, y कहाँ से आया था? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y से ना, तभी तो हमने x लिया था y और इसको रिप्रेजेंट किया था, p बोला था ना। तो क्या इसका मॉडुलस z को ही तो हम बोलते हैं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका मॉडुलस है ना, यानी r है ना, r बोल देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये है हमारा मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन। नाउ अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, तो जो x था हमें क्या बोलते थे, इसको रियल पार्ट, इसको क्या बोलते थे, इमेजिनरी पार्ट। और जब ये इमेजिनरी पार्ट जो है वो इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, y एक्सिस पे, और रियल पार्ट x एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि दिस इज रियल एक्सिस, दैट इज x एक्सिस इज, x की एक्सिस जो है वो हमारी रियल एक्सिस है और y की एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। ओके, नाउ अब एक दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला था कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y है, तो कॉन्जुगेट क्या होता था कि हम सिर्फ आयोटा वाले टर्म का साइन बदल देते थे, इसका नहीं बदलते थे। याद रखिएगा, रियल पार्ट का साइन नहीं बदल रहे हैं हम कभी भी, हमारा साइन बदलता है सिर्फ आयोटा का। तो z बार क्या होता था, x माइनस आयोटा।
ओके, यही तो था हमारा कॉन्जुगेट। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, x कोमा माइनस वाई, यही आएगा ना इसका ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर x यहाँ है तो x यहाँ ही होगा, और y इतना ऊपर है तो नेगेटिव y उतना ही नीचे जाएगा। मान लीजिए अगर ये y है आपका, इस पॉइंट पे y था, सॉरी मैं x y, अब समझ रहे हैं ना, y मतलब कोई पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव y यहाँ होगा तो ये हो जाएगा ना, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, क्या ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ऐसे पलटा हुआ इस लाइन का, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे किसी ने पलट दिया उस पर। तो शीशे पे एक इंसान ऐसे खड़ा होता है तो इधर उल्टा उसका ऐसे दिखता है, यानी पेन अगर ऐसे रखोगे तो वैसे दिखेगा, तो है ना मिरर इमेज। यानी अब समझ आया कॉन्जुगेट क्यों मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो ओके, अच्छा चलिए नंबर से समझा देता हूँ। मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, मेरे पास z है 2 प्लस 3 आयोटा, और z पर क्या है 2 माइनस 3 आयोटा ऑब्वियसली। तो मैं इसी पे x को मान लूँ 2, यहाँ पे मान लेता हूँ ये 2 है, और ये y जो है यहाँ पे 3 है, और ये यहाँ पे माइनस 3 है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 3 2 3, क्योंकि इससे तो आपके पास जो मिलेगा ऑर्डर पेयर 2 3 मिलेगा ना, और इससे क्या मिलेगा 2 कोमा माइनस 3 का। और इधर आप देखेंगे तो 2 इधर 2 ही है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है ना, और कितना नीचे गया है माइनस 3 नीचे गया है, क्योंकि यहाँ पे कितना है माइनस 3 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे माइनस 3। तो क्या हो गया 2 कोमा माइनस 3, तो 2 3 और 2 मतलब ये जो आपका था 2 प्लस 3 का बेटा यहाँ था, और 2 माइनस 3 बेटा यहाँ है, तो दोनों हो गए ना मिरर इमेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पोलर पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास अब पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x कोमा वाई से, ऑब्वियसली x कोमा वाई है ये। तो इसके लिए हम मॉडुलस निकाल सकते हैं, मोड z। क्या होगा ये मोड z आपको तो पता ही है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। ठीक है, अभी क्या होगा उससे मतलब हमें नहीं है, हमें बस इतना पता है कि मोड z है यानी r है। अच्छा, थीटा निकालना तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स करके, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। मान लीजिए थीटा है, थीटा तो आप निकाल ही सकते हैं ना। और अगर जब ये थीटा है तो क्या आप x को r और थीटा के में मतलब फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। ये पॉइंट P है, सपोज करिए ओरिजिन है हमारा, ये O है, मैं इसको कोई पॉइंट कर देता हूँ C। तो फॉर ट्रायंगल POC, POC के लिए हम क्या cos थीटा निकालूं, हम अगर निकाल सकते हैं ना, मैं निकालूं अगर cos थीटा, तो क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यही है ना। ठीक है, यानी x अपॉन r, तो x क्या आ जाएगा r cos थीटा। नाउ अब मैं निकालना चाहता हूं साइन थीटा, साइन थीटा निकाल सकता हूं, y यानी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यही है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन r, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो क्या हमने x और y को r और थीटा के फॉर्म में चेंज कर लिया ना। अब जब हम चेंज कर चुके हैं तो ये जो हमारा x कोमा वाई ओरिजिनली z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का ही तो ऑर्डर पेयर है ये x कोमा वाई। तो अब हम z को ऐसे लिख सकते हैं ना, x की जगह पे लिख देंगे r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, दोनों में r है कॉमन ले लेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट, क्लियर है, कितना इजी है ना। अब थोड़ा सा हम एक बार आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ बहुत इसमें है नहीं इस चैप्टर में। चलिए आर्गुमेंट इतना समझिए कि आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आर्गुमेंट अगर थीटा को हम, अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि थीटा जो है यहाँ पे, थीटा को हम जनरली बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड से। ठीक है, थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड से बोलते हैं।
या आप बोल लीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ z। अब मान लीजिए हमारे पास, ऐसे बता देता हूँ, ये कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P के लिए अगर आप एंगल मेज़र करते हैं ऐसे, यानी थीटा आपका जाएगा इस तरीके से, अब मान लीजिए पॉइंट P यहाँ था। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पॉइंट हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक इंसान ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका यहाँ आ गया P पॉइंट, ऑब्वियसली आ सकता है। किसी दूसरे इंसान ने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका P यहाँ आ गया, बिल्कुल आ सकता है। तो इन दैट केस ओरिजिन से उसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। नाउ हम हमेशा थीटा मेज़र करेंगे यहाँ से, मेज़र कर रहे हैं। आर्गुमेंट ऑफ z ये भी हो गया, ये भी थीटा है ना, ये थीटा है, इस आदमी के लिए होगा, ये थीटा इस आदमी के लिए होगा। ठीक है, मैं 1 2 कर देता हूँ, आप समझिए। नाउ मैं करता क्या हूँ कि अभी तीसरा इंसान है, उसका P पॉइंट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यहाँ पे आ सकता है ना। मान लीजिए कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके A भी नेगेटिव है और B भी नेगेटिव है, यानी कुछ ऐसे फॉर्मेट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए -x -i, तो A भी नेगेटिव है ना और B भी नेगेटिव है, तो उसके लिए आ जाएगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में। उससे आप घबराइए मत, वो तो आ सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आ सकता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। और तो आपको समझ आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए ये पॉइंट होगा। और अब जब वो बेचारा मेज़र करेगा एंगल अपना थीटा, तो यहीं से मेज़र करेगा, तो ये हो गया उसका थीटा 3 बोल दो उसको, ठीक है, थीटा 3। एक इंसान और आता है, एक होशियार और आ गए हैं आपके पास, मान लीजिए उनका आ जाता है, मान लीजिए पॉइंट P यहाँ पे, तो वो मेज़र करेंगे, अरे पॉइंट P बना लो, वो भी अपना एंगल मेज़र करेगा यहीं से। तो उसका भी एंगल देखिए, यहाँ पे थीटा 2 कट रहा है, आपको पहले समझा दिया, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो समझ आ जाएगा। आप थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा इसको ताकि कटे नहीं, ऐसे थीटा 4 हो गया ये, तो थीटा 4 का हो गया। अब जब हम मेज़र कर रहे हैं सारे के सारे एंगल यहाँ से, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। अच्छा, जब आप ऐसे मेज़र करेंगे तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? क्या डोमेन इसका 0 से, ऑब्वियसली 0 हो सकता है, या तो एंगल, यानी पॉइंट P बिल्कुल अगर यहाँ हो जाए तो एंगल तो 0 ही हो जाएगा ना। अगर पॉइंट P यहाँ हो जाए बिल्कुल, तो किसी पांचवा इंसान मान लो इसका पॉइंट यहाँ हो जाता है, मान लो वो जो पहले इंसान ने मेज़र किया वो यहाँ नहीं, यहाँ मेज़र करता है, तो उसका तो थीटा 0 हो जाता। तो अब वो यहाँ से स्टार्ट किया, बिल्कुल यहीं से अगर स्टार्ट करता तो थीटा 0 होता। बढ़ते बढ़ते थीटा 1 हुआ, थीटा 2 हुआ, बढ़ते बढ़ते यानी 90 डिग्री का क्वाड्रेंट पार किया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, 180 बनेगा, 180 के बाद 270 बन गया, 270 मैक्स टू मैक्स 360 तक आ सकता है। यानी इस केस में आपका थीटा का जो डोमेन होगा वो होगा, थीटा जो होगा 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 360 डिग्री दैट इज 2 पाई रेडियन के से कम हो, या तो थीटा 2 पाई रेडियन से कम भी तो हो सकता है। इस केस में 2 पाई रेडियन से कम है ना, इसमें भी कम है। या अगर वो इंसान चलते चलते कोई और इंसान आता है फिर वापस यहाँ पहुंच जाता है, तो अब तो 2 पाई पहुंच गया ना वो घूम के, तो 2 पाई रेडियन मैक्सिमम हो सकता है। ये डोमेन है आर्गुमेंट ऑफ जेड की। कई बार क्या होता है, अदरवाइज इसको नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी ने ऐसा बोला नहीं कि आप रेंज लीजिए -पाई टू पाई। मैं बताता हूँ क्या होता है, तब तक इसको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इससे इसी काम हमारा हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम एक टर्म होता है जिसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। उस केस में क्या होता है कि हम मान लीजिए आपके पास x और y लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, x और ये y है, अगर पॉइंट P यहाँ है और पॉइंट P यहाँ है, तो तब कभी मतलब किसी ने पॉइंट P मेजर किया यहाँ पे, फिर दूसरे इंसान ने का पॉइंट P यहाँ आ गया, उसका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियसली उसका दूसरा पॉइंट आएगा। तो थीटा आपने इसके लिए थीटा 1 दे दिया कि तुम्हारा थीटा 1 ये है, और ये लो भैया तुम्हारा थीटा 1 है, थीटा 2 है। तो आपने पहले मेजर किया जब आप x से ऊपर हैं, यानी ठीक है। तो यहाँ पे आप तो
लेकिन जैसे ही आप क्या होगा, जैसे ही आप अगर नीचे जाते हैं इससे, यानी जब जब हम एक्स एक्सिस से हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ऊपर आ रहे हैं, यानी वाई एक्सिस में कभी भी आपका इमेजिनरी पार्ट यानी बी, ए प्लस आयोटा बी में बी का जब तक पॉजिटिव है तब तक तो आप क्या करेंगे कि आप थीटा यहाँ से मेजर करेंगे। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए ये यहाँ पॉइंट पी आ गया या यहाँ पॉइंट पी आ गया, तब आप ऐसा नहीं कि पार करेंगे, आप सीधा क्या करेंगे, आप या तो इसको ऐसे मेजर कर लीजिए, यानी जब भी आपका बी नेगेटिव आ गया, इस केस में बी नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया, और इन दोनों केसेस में या तो इस क्वाड्रेंट में रहे या तो इसमें रहे, बी पॉजिटिव आता रहता ना। भले होता क्या कि इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहता और बी पॉजिटिव रहता, और जैसे इस क्वाड्रेंट में पहुंचता एक्स नेगेटिव होता, लेकिन बी तो इसमें भी पॉजिटिव है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब भी बी पॉजिटिव है, जब तक बी पॉजिटिव रहेगा तब तक आप यहाँ से मेजर करिए। जिस इंस्टेंट में बी नेगेटिव होता है उस केस के लिए आपको मेजर करना होगा यहाँ से उल्टा, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। तो ये थीटा 1 इसके लिए हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, ये थीटा 2। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कोई फर्क नहीं है, नाम का फर्क है, पता नहीं क्यों है। इस केस में डोमेन हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं यार। आप तो यहाँ से उठ सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से आप चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए चलते 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 यहाँ तक आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे ना। और क्या होगा, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से जा सकते हैं, 0 से पाई तक। थीटा 0 से होगा, बढ़ते 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 पाई यानी 180 तक बढ़ सकता है। ओके, अब जब आप इसको प्लस ले रहे हैं, इधर जाने में प्लस ले रहे हैं, तो अब जब आप इधर से जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो मैं वापस अब इधर से जाऊंगा तो 0 से माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और इधर पहुंचेगा तो माइनस पाई हो जाएगा। तो यानी थीटा जो है या तो थीटा से पाई के बराबर होगा, या तो पाई से कम होगा, या थीटा माइनस पाई से बड़ा होगा। थीटा जो होगा माइनस पाई से बड़ा होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे ना ये मैं गलती से बना दी, ये माइनस, इसको मत लीजिएगा, इक्वल टू नहीं होगा, कभी भी यहाँ पहुँचने नहीं देते हम। थीटा जो है ना बढ़ के 2 पाई से कम ही रखते हैं, ठीक है, 2 पाई से थोड़ा सा कम रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे उस पॉइंट पे, क्योंकि बेसिकली हम रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं। अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक इंसान यहाँ पे है, तो हम क्या बताते हैं, लोकेशन ही तो बताते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस जगह पे है। तो जब इसको यहाँ बता ही रहे हैं आप कि वो वापस घूम के यहाँ आ गया, तो उसको आप 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे भी तो बता सकते हैं ना। तो क्या फ़ायदा उसको बार बार मैं 2 पाई बोलूँ, 2 पाई भी ले लूँ मैं। 2 पाई भी लेना मेरे लिए ज़रूरी मुझे नहीं लग रहा, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है 2 पाई के पास 2 पाई को भी एज अ डोमेन लें। 2 पाई डोमेन नहीं है, 2 पाई से कम और 0 से बड़ा, इसी के बीच में हमारा थीटा वेरी करता है इस वाले केस में, ये आर्गुमेंट वाले केस में। सिमिलरली यहाँ पे थीटा हमारा 0 से पाई, या तो अब जब आप 0 और पाई ले चुके हैं, इस प्लस में 0 से पाई आप ले चुके हैं ना, तो जब आप नेगेटिव साइड से बढ़ेंगे तो अब क्या होगा, या तो थीटा आपका जो होगा माइनस पाई से बड़ा होगा, थीटा या तो माइनस पाई से बड़ा होगा, लेकिन माइनस पाई तो नहीं होगा ना। थीटा स्टार्ट यहाँ पे होगा, लेकिन माइनस पाई तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी इसमें कंसिस्ट हम मतलब इसको इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए इसका रेंज होगा, थीटा जो है आपका वेरी करता है माइनस पाई से बड़ा होगा, ठीक है, माइनस पाई से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा ना। इधर माइनस पाई से बड़ा, ये माइनस पाई यहाँ पे होता, माइनस पाई को इंक्लूड नहीं किया, माइनस पाई से बड़ा यानी कम, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में कम जाएंगे ना। या ये आपका पाई से छोटा होगा या बराबर होगा, यानी पाई से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है, यही है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। चलिए, होप आपको ये तो समझ आ गया। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट समझ लिए, अब क्या बोलते हैं कि अब रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करना कैसे है वो समझ लेंगे। वैसे मैं आपको बात बताता हूँ, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फ़र्क है सिर्फ कि इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मतलब जब तक हमारा पॉइंट पी ऊपर रहता है
तो हम उसको थीटा यहाँ से मेज़र करते हैं, अदरवाइज नीचे जैसे आता है तो हम क्लॉकवाइज मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे थीटा आपने ले लिया है कि पाई तक, इस रेंज में थीटा जो है हमारा पाई से कम है या पाई के बराबर ले लिया है इसमें, तो जब पाई इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली वापस यहाँ से आप पहुँचेंगे यहाँ पे, तो बार बार एक ही पॉइंट को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप। इसलिए हमने क्या किया, माइनस पाई तक पहुँचने नहीं दिया है, हमने माइनस पाई से पहले रखा है, माइनस पाई के इक्वल नहीं है, माइनस पाई से बड़ा हो सकता है वैल्यू, ठीक है। ओके, नाउ अब जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। और एक बात बताता हूँ, उसके बाद अब हमारे पास बहुत ही छोटा 5 या 10 मिनट का मुझे लगता है एक टॉपिक बच रहा है हमारे पास, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच रहा है। और शायद इस 5.2 का जो है हमारा कुछ जो भी एक आधा क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा टफ कहीं हो सकता है। अगर मुझे नहीं लगता वैसे टफ जैसे तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ किसी को होता है, कभी बार नहीं समझ आता, वो ध्यान और उसको से माइंड में क्लिक नहीं करता, बस क्लिक करने वाली बात होती है, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जानबूझ के कुछ एग्जांपल्स ज़्यादा एग्जांपल्स को नहीं टच कर रहा, लेकिन मिसलेनियस के सारे एग्जांपल मेरी कोशिश रहेगी कराने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मिनट का है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिसलेनियस का सारे एग्जांपल्स, और मिसलेनियस को स्टार्ट कर लेंगे। अभी हमारा वैसे सारा का सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब तो मुझे लगता है अगर आप समझ चुके होंगे तो सारे के सारे एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम मोर देन 90% कवर कर लेंगे, और 10% जो बचेगा उसके लिए एक वीडियो शायद और बनाने की जरूरत पड़ेगी, यानी दो वीडियोस और बनेगी शायद। नेक्स्ट वीडियो 30 मिनट की और एक और वीडियो 10 या 8 मिनट की बनेगी, इसके बाद चैप्टर खत्म है। सो थैंक यू सो मच।